हेलो, तो क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, पहले तो मैं नए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी का वेलकम करता हूँ, ठीक है, ऑर्गेनिक पॉइंट पे। और बाकी हमारे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं। तो एज ऑब्वियस है कि सारे बच्चे तो लाइव आएंगे नहीं, क्योंकि माइट भी सब अलग अलग तरीके की प्रायोरिटीज रखते हैं बेसिकली। सो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली मैं आपको एक चीज बता दूं सबसे पहले कि हमारा जो अब गेट 2021 है, ये टारगेट है, ठीक। अब क्या है कि हम बहुत सारे टॉपिक्स क्या है रिकॉर्डेड वीडियोस के प्रोग्राम में पढ़ चुके हैं। बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हैं जो बचती हैं अलग अलग जगह से, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो मतलब ऐसे हैं कि जो रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में नहीं है लेकिन पूछे जाते हैं। तो अब क्या है कि अब मैं लाइव क्लासेस के थ्रू पूरा जो है अब आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाने वाला हूँ। अब और हमारा टारगेट बेसिकली ये होगा कि मतलब जो हमारे पेपर है गेट का, उसके हिसाब से पहले अपनी तैयारी करें। तो मैं पहले आपको एक चीज ब्रीफ कर देता हूँ, एक स्ट्रेटेजी ब्रीफ कर देता हूँ कि आपको ये गेट 2021 के लिए किस हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, मेरा क्लास मैं कोशिश करूंगा कि 3 क्लास में वीक में लूँ आपकी, और उसमें जो है आपका डे भी फिक्स रहे, टाइम भी फिक्स रहे, ठीक। और साथ साथ जो होता है आपका समय भी फिक्स रहे, मतलब कितने आवर की क्लास होगी वो भी फिक्स रहे। बट हमारा प्रयास ये होगा कि मैं आपको पढ़ाऊं आपको 1 घंटा, उसके बाद आधे घंटे का जो है वो प्रॉब्लम डिस्कशन का एक क्लास रखूं उसी के साथ, जिसमें हम जो है आपको स्ट्रेटेजिकली जो है वो क्वेश्चंस करके दिखाएं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लें हम जो गेट के पर्सपेक्टिव से हों। एमसीक्यू के साथ साथ एमएसक्यू का पैटर्न भी समझ करके उसके भी सवाल कैसे आते हैं उसको भी हम देखिए। तो मैं हल्का से ब्रीफ कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। आगे मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट स्टार्ट करना है। तो पहले तो मैं आपको एक चीज ब्रीफ कर दूं कि हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स होगा इसके लिए वो क्या होगा, और कितना आपको कहाँ से आपने पढ़ना है और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो एक तो देखिए हमारा क्या है, रिकॉर्डेड वीडियोस है जो ऐप पे है, ठीक, रिकॉर्डेड वीडियोस। दूसरा क्या है हमारा, जो मैं लाइव पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास दोनों में अंतर ये होगा केवल कि रिकॉर्डेड वीडियोस भी अभी आप शुरुआत में जो नए बच्चे हैं वो भी मेरे हिसाब से पढ़ेंगे, जैसा मैं उनको स्ट्रेटेजिकली बताऊंगा। जो पुराने बच्चे हैं हमारे वो तो पढ़ चुके हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लाइव क्लास में तो मैं पूरा आपको गेट के हिसाब से ही लेके चलूंगा। अच्छा, रिकॉर्डेड क्लास में क्या पढ़ना है आपको, वो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूंगा, पुराने बच्चे हैं वो सारा पढ़ चुके हैं तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। नए बच्चों को मैं बता दूंगा कि उन्हें क्या पढ़ना है इसमें से, रिकॉर्डेड में से अभी हाल फिलहाल में गेट के लिए। लाइव क्लास की मैं आपको बात बता देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ लाइव क्लास में हम क्या करेंगे, किस हिसाब से हमारा चलेगा मामला। लाइव क्लास में क्या होगा बच्चों, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या क्या पार्ट हम कवर करेंगे। बेसिकली क्या होगा, 1.5 आवर की क्लास होगी अभी स्टार्टिंग में, ठीक। 1.5 आवर की क्लास में 1 घंटे की क्लास रखेंगे, आधे घंटे के प्रॉब्लम डिस्कशन रखेंगे जो गेट के हिसाब का होगा। जो पढ़ाऊंगा मैं आपको लाइव क्लास में वो कौन कौन से टॉपिक होंगे वो देख लीजिए। अभी शुरुआत में क्या करेंगे, हम रिएक्शन मैकेनिज्म से स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक हम पढ़ेंगे। स्टार्ट में क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ, आज स्टार्ट करना है मुझे वही टॉपिक, ज्यादा समय नहीं लूंगा। दूसरा जो है वो हम डिस्कनेक्शन अप्रोच पढ़ेंगे, ये भी हमारा टॉपिक है। ये नेट के हिसाब से भी होता है बट गेट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेट में एज ऑब्वियस है कि मैंने ये रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में नहीं दिया आपको, तो यहाँ मैं पढ़ाऊंगा पूरा आपको ये। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगा, मतलब ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहा हूँ। सिर्फ आईआर यूवी, स्पेशली आईआर यू एनएमआर और मास, यूवी भी रखेंगे बट यूवी में जितना ज्यादा नहीं रहता है। यूवी मतलब जितना इंपॉर्टेंट है वो रखेंगे। इसके अलावा बायो ऑर्गेनिक का पार्ट रखेंगे, बायो ऑर्गेनिक का पार्ट बिल्कुल नहीं है। ये 3 टॉपिक है, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से नहीं है उसमें।
अच्छा, छोटे छोटे से और टॉपिक हैं जो मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में हैं तो, लेकिन थोड़ा सा क्लियरली नहीं है। जैसे पेरिसाइक्लिक में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक में कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं, फोटोकेमिस्ट्री का कुछ पार्ट है वो नहीं है उसमें। तो पहले हम क्या करेंगे, इन चीजों को कवर करेंगे। अच्छा, ये तो रहा हमारा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम प्रॉब्लम भी करेंगे, और प्रॉब्लम का हमारा टारगेट क्या होगा? प्रॉब्लम का हमारा टारगेट होगा पहले हमारे हिसाब की प्रॉब्लम, फिर बुक के हिसाब की प्रॉब्लम, और फिर दोनों को मिलाकर के गेट में कैसे सवाल आ सकते हैं उसके हिसाब की प्रॉब्लम। तो उसको हम लेकर के चलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर ये रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक लेके आज स्टार्ट कर रहा हूँ। रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत बड़ी है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में किस हिसाब से आपने कितना पढ़ा है और कितना पार्ट आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में करना है, और कितना जो है पार्ट मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। तो मेरी बात क्लियर हो गई ना आपको? आप सभी लोग, स्पेशली नए बच्चे जो हैं, वो मुझे कंफर्म करें उनको मेरी बात समझ में आ गई। क्योंकि देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि मैं अब लाइव क्लास जो पढ़ाऊंगा उसमें बची हुई चीजों को पूरा करूंगा जो ऐप में रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में नहीं है। दूसरा कि हम प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अभी तक क्या है, आपने पढ़ा लेकिन प्रॉब्लम का प्रैक्टिस अपने हिसाब से किया। अभी मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से प्रॉब्लम का प्रैक्टिस हो। मैं आपको प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कराऊं अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। तो वो हम लेके चलेंगे। साथ साथ हम थोड़ा सा ये भी लेके चलेंगे कि हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, थोड़ा कुछ टाइप का, या लाइव में जैसा पॉसिबल हो सकता है कि टेस्ट हो जाए आपका, समथिंग टाइप का आपका, उसका भी कुछ प्लान करेंगे। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको? हाँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो मैं, आपको कुछ पूछना हो तो मुझे बोल दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। किसी भी बच्चे को कुछ पूछना हो तो। मेरी बात समझ में आ गई ना? यू कैन मैसेज मी आल्सो, क्लिक करके भी बोल सकते हैं। खूब क्लियर हो गई होगी मेरी बात, बिल्कुल। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेटा, पहले मैंने आपको ऑर्डर बता दिया, रिएक्शन मैकेनिज्म, देन उसके बाद डिस्कशन अप्रोच, देन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमारा ऑर्डर होगा। इस ऑर्डर में मैंने लिखा है, ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, समय नहीं खराब करते हैं। सो हमारा टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म का। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि रिएक्शन मैकेनिज्म का सारा हिस्सा हम जो है आपको यहाँ पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा जो है वो रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में अवेलेबल है। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि गेट के हिसाब से किस हिसाब का रिएक्शन मैकेनिज्म की तैयारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म जिस हिसाब का गेट में आता है उस हिसाब से रिएक्शन मैकेनिज्म को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का एक हिस्सा, मतलब क्या, कि रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ये तो भाई पढ़ा चुका हूं मैं, ऐप में है आपका बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म, आपने पढ़ा भी होगा, पुराने बच्चों ने पढ़ा होगा। मैं नए बच्चों से बोलूंगा कि बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म का वो हिस्सा पढ़ सकते हैं वहां से जाके आप। दूसरा, रिएक्शन मैकेनिज्म में कई पार्ट है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में एक हिस्सा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। किसका है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। ये पूरा ऐप में है, और ये पूरा हिस्सा जो है SN1 है, SN2 है, ये सारी चीजें उसमें होती हैं डिटेल में, ये सब कुछ वहां मौजूद है। इसके अलावा एक हिस्सा होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का, NGP का। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जो होता है वो भी एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही एक स्पेशल मैकेनिज्म है। एनजीपी की भी स्पेशल वीडियोस आपको मिलेंगी ऐप में, वो एनजीपी की भी सारी वीडियोस आपको पूरी करनी। नए बच्चों की बात कर रहा हूँ, पुराना बच्चा अगर कर चुका है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म का एक और हिस्सा होता है बेटा, वो हमारा जो है वो हेट्रोसाइक्लिक के साथ हम पढ़ते हैं, वो है हेट्रोसाइक्लिक का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेट्रोसाइक्लिक से रिलेटेड भी होता है और एरोमेटिक कंपाउंड से भी होता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में मैंने पढ़ाया हुआ है उसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हिस्सा है जो आपको थोड़ा हेट्रोसाइक्लिक में तो पढ़ाया है मैंने, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा हल्का सा ही पढ़ाऊंगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक सारी चीजों के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नेट में भी आती हैं और गेट में भी आती हैं, लेकिन वो रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में नहीं है। तो वो कौन सा हिस्सा है? वो है आपका कि टेक्निक्स और मेथड्स टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन मैकेनिज्म। इसको आप कह सकते हैं डिटरमाइनिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म, मेथड्स टू डिटरमाइन द रिएक्शन मैकेनिज्म। ये है आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, डिटरमाइन द रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर क्लेडन के रेस्पेक्ट में बोलूं तो ये आपका चैप्टर का नाम भी एक तरीके से है उसमें, डिटरमाइन द रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब कि रिएक्शन मैकेनिज्म में
कैसे पता लगाते हैं अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके कि कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म होनी चाहिए, एरोमेटिक होनी चाहिए, एलिफेटिक होनी चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना चाहिए, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, या फ्री रेडिकल रिएक्शन होना चाहिए। हम किस तरीके से पता लगाते हैं कौन सा इंटरमीडिएट होता है, कैसे हम कार्बोकेटाइन को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कार्बोनाइन को, कैसे कार्बीन को, कैसे रेडिकल को, है ना, कैसे जो है बेंजाइन को, कैसे नाइट्रीन को। तो ये जो एक तरीका होता है, ये डिटरमाइनिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म, ये हिस्सा है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पढ़ना है, आपने मिलेगा, ये भी आपने मिलेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसी में आता है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसी में आता है। एलिमिनेशन रिएक्शन भी आपको कहां से मिलेगा, आपको ऐप पे मिलेगा और आपको वहीं से पढ़ना है पूरा। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से यहाँ पर। अब मेरी बात यहाँ पर ये है कि अगर आप जो है मान लीजिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे नेम रिएक्शन भी आते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन में बहुत सारे नेम रिएक्शन भी आते हैं, तो वो सारा भी आपको पढ़ना है वहां पे, ठीक। एनजीपी में भी क्या होता है, बहुत सारे नेम रिएक्शन आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, पूरा वहां पे आपको जाकर डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन ये पार्ट है डिटरमाइनिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म, जो मैं आपको थोड़ा पढ़ाऊंगा यहाँ पर, और थोड़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा और एलाबोरेट करूंगा, जितना कि अभी हेट्रोसाइक्लिक के हिसाब से वहां मौजूद है, लेकिन पूरा ज्यादा नहीं है, तो इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं आज आपका स्टार्ट कर रहा हूं डिटरमाइनिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या आपको पढ़ना है डिटरमाइनिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म में, वो मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूं। यहां मैं आपको बता दूं, ये आपको सब ऐप पे मिलेगा, ये पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म है बेटा। तो ये है, आज मैं जो पार्ट आपको स्टार्ट करूंगा वो नेट के हिसाब का भी टॉपिक होगा, और गेट में तो आता ही आता है इसका टॉपिक। वो क्या होगा, कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, वो सब मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। तो डिटरमाइनिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म ये टॉपिक है हमारा। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, क्लेडन का ये पूरा एक चैप्टर है, तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी आपको थोड़ा देख लीजिएगा। ये आपका चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है डिटरमाइनिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, इस चैप्टर में कई सारी चीजें हैं, वो मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको अपने हिसाब से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूं तो इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। अब यहाँ पर देखिए इसका इंडेक्स दिया हुआ है, उस इंडेक्स से आपको अंदाजा लग जाएगा इसमें क्या क्या चीजें हैं। एक तो देखिए यहाँ पर है ये, बिल्कुल आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि कैसे पता लगाते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी चल रही है या कौन सी तरह की रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो मतलब कितने तरह की रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, कैसे आप मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं कि कोई मैकेनिज्म क्या है, या ये कैसे पता लगा आपको यही मैकेनिज्म है। इसके लिए कई सारे इफेक्ट होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, जैसे लेबलिंग एक्सपेरिमेंट होता है, हैमेट इक्वेशन होता है, ठीक है, बहुत सारे नॉन लीनियर कोरिलेशंस होते हैं, ग्राफ होता है हमारा, ये ड्यूटेरियम आइसोटोपिक इफेक्ट होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के, और ये डिटेक्शन एंड ट्रैपिंग ऑफ रिएजेंट इंटरमीडिएट्स होता है। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आपको क्या करना है, यहाँ पढ़ना है। तो मैं आपको एक चैप्टर में ब्रीफ कर देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको, फिर आपको एक अंदाजा लग जाएगा, फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इसमें सबसे पहले क्या है देखिए कि कैसे आपको पता चला कि कोई मैकेनिज्म, अगर मान लीजिए कि सब्स्टिट्यूशन है, ये तो चलो समझ में आती है बात, लेकिन कैसे पता चला कि ये रिएक्शन जो है वो कार्बोकेटाइन के थ्रू जा रही है या फिर कार्बोनाइन के थ्रू जा रही है, या फिर इसमें कौन सा तरीके का रिएजेंट इन्वॉल्व है, या कौन से तरीके का जो है वो आपका इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, ये कैसे आपको पता लगता है। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा भी, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए एक बार। जैसे अब यहाँ पर अभी जो मेन चीजें हैं वो थोड़ा देखिएगा, जैसे रेडियोनिंग स्टेप कौन सा है, हमको कैसे पता चला कि इसका स्टेप कौन सा आरडीएस है या रेडियोनिंग स्टेप है, वो सब चीजें थोड़ा ग्राफिकल स्टडी के थ्रू यहाँ पता चलता है। ग्राफिकल स्टडी का मतलब होता है कि ग्राफ के थ्रू हम पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पूरा रिएक्शन दिया हुआ है, ये पूरा रिएक्शन दिया हुआ है, अलग अलग रिएक्शंस दिए हुए हैं। ये देखिए क्या, सबसे पहले क्या है देखिए कि हमें कैसे पता चलता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी है। तो जैसे यहाँ कैनेजारो रिएक्शन के थ्रू है, तो कैनेजारो रिएक्शन में देखिए क्या है, जैसे दिया हुआ है पूरा कि अब इसमें रेडिकल मैकेनिज्म भी प्रपोज की गई, काइनेटिक एविडेंस, समझ रहे मेरी बात को। मतलब आपको यहाँ पर थोड़ा सा जैसे आइसोटोपिक लेबलिंग आ गई, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें दी होंगी, आइसोटोपिक लेबलिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। इसके अलावा देखिए और क्या है इसमें, नीचे आप और आएंगे तो इसमें अब मतलब आप कैसे आपको पता चला कि मैकेनिज्म कितने स्टेप में है ना, और अगर कोई ग्रुप लगा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद जब ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी,
तब आप यहाँ पर क्या है एक चीज और पाएंगे, वो है कि जब रेट स्टडी करेंगे आप किसी का, तो उसमें आप किसको इंपॉर्टेंस देंगे, मतलब कि प्रोडक्ट को देंगे, सबस्ट्रेट को देंगे, किसको देंगे, वो सब चीजें इसमें है। देखिए लेवलिंग, डबल लेवलिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर। और ये गेट के हिसाब से बहुत क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट देखिए पूछा है, क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, इसमें अलग अलग आपको एग्जाम्पल दूंगा, तो ऐसा एक एग्जाम्पल ही नहीं कर दूंगा जो मैं दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद देखिए स्ट्रक्चरल वेरिएशन में अगर आप आएंगे आगे, तो यहाँ पर एक आएगा हैमिट रिलेशनशिप। हैमिट इक्वेशन भी क्या है, एक तरीके का रिएक्शन मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। तो ये चैप्टर हम कवर करेंगे, मतलब मेरा मैंने आपको बताऊं तो बेसिस क्या है, ये चैप्टर कवर करना है, लेकिन मैं इसको अपने तरह से कवर करूंगा, मतलब पढ़ाऊंगा मैं आपको अपने हिसाब से। चैप्टर यही होगा, मतलब कंटेंट सारा यही होगा जो इसमें आपको गिवन है, दिया गया है। एग्जांपल्स भी यही रहेंगे, एग्जांपल्स भी पहले मैं यही कराऊंगा। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मैं अब आपको बताने वाला हूं किस तरह से क्या, ये मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आपको ये ब्रीफ कर रहा था कि ये पढ़ेंगे आप, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, डिटरमाइनिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक, डिटरमाइनिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक, ये हमारा चैप्टर होगा। और आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें आप दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, मेथड्स टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन मैकेनिज्म। कौन कौन से मेथड होते हैं जिनसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले तो इसका एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कि या आप कह सकते हैं कि ग्राफिकल स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब कैसे ग्राफिकल स्टडी किया जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म का, उसको देखेंगे। उसमें थर्मोडायनेमिक भी करते हैं, थर्मोडायनेमिकली भी करते हैं, काइनेटिकली भी करते हैं, तो दोनों तरीके से देखेंगे। थर्मोडायनेमिकली भी देखेंगे, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल भी देखेंगे, काइनेटिकली कंट्रोल भी देखेंगे, दोनों तरीके की स्टडी होती है। वो पूरा मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, बट वो हमारा फोकस रहेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है हम पढ़ेंगे लास्ट में, वो पढ़ेंगे कि थ्योरेटिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं जिनके थ्रू आप किसी मैकेनिज्म का पता लगाते हैं। तो आप यहां लिख लीजिए, लास्ट में क्या हुआ, थ्योरेटिकल मेथड्स to identify the reaction mechanism. Theoretical methods to identify the reaction mechanism. अब इसमें बहुत सारा आता है मेथड, मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगा इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और बाकी जो होंगे वो मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल होंगे जो उनको मैं आपको कंटेंट बता दूंगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। अब यहां पर क्या है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, आइसोटोपिक लेवलिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सिंगल लेवलिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डबल लेवलिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है, सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। ठीक, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के ट्रैपिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स कैसे होता है, कार्बोकेटाइन का, कार्बेनाइन का, कार्बीन का, बेंजाइन का ना, और उसमें अलग अलग तरीके के रिएक्शंस के थ्रू कैसे उनको पता लगाया जाता है कि वो बनता है, ये सब चीज यहाँ पे आएगी। यहाँ ग्राफिकल स्टडी में आप देखेंगे, यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जब कोई रिएक्शन चलेगा और उस रिएक्शन में कोई मान लीजिए कि स्टेप जनरेट होगा, मान लीजिए वो रिएक्शन 1 स्टेप का है, वो रिएक्शन 2 स्टेप का है, वो रिएक्शन 4 स्टेप का है, वो रिएक्शन 5 स्टेप का, वो मल्टी स्टेप है, तो उसमें जो है वो सबस्ट्रेट कैसे है, इंटरमीडिएट कैसे है, प्रोडक्ट कैसे है, ट्रांजिशन स्टेट है क्या, ट्रू ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, सूडो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, ये सब चीजें जो है थोड़ा सा ग्राफिकल पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल भी पढ़ेंगे और काइनेटिकली कंट्रोल भी पढ़ेंगे। और बाद में लास्ट में आएगा आपका थ्योरेटिकल मेथड्स, कि किन किन मेथड्स का इस्तेमाल करके आप मैकेनिज्म का पता लगाते हैं, और उनमें हैमिट इक्वेशन हम आप पढ़ेंगे, मेनली हैमिट इक्वेशन ही होता है, हैमिट रिलेशनशिप। दूसरा हैमंड पास्टुलेट होता है, थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, और वो होगा आपका लास्ट में, जिसको आप बोलते हैं रूल ऑफ साइक्लाइजेशन, जिसको बोलते हैं बैल्डविन्स रूल। अच्छा, ब्रेड्स रूल भी होता है, बट ब्रेड्स रूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हैमिट रिलेशनशिप
और हैमंड पास्चुलेट, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। हैमंड पास्चुलेट तो यहाँ पर भी कवर हो जाएगा हल्का सा। हैमेट इक्वेशन यानी हैमेट रिलेशनशिप, और थोड़ा बहुत आपका जो है वो ये क्या बोलते हैं, आपका जो है वो ये रूल ऑफ साइक्लाइजेशन, ठीक, वो मैं आपको यहाँ कवर करूंगा। तो ये मैंने पूरा समझा दिया, आपको आइडिया लग गया होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो मेरा आपको ये बात जो बताना था वो पूरा क्लियर हो गया होगा आपको कि मैं आपको किस वे में इसको पढ़ाऊंगा। आपको बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म ये सब चीजें कहां से कवर करनी है मैंने क्लियर कर दिया। आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये सब आपको रिकॉर्डेड पढ़ना है। लेकिन यहां पर आपको जो चीज नहीं मिलेगी ऐप में वो ये मिलेगी, डिटरमाइनिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है और बहुत आसान भी होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेता हूं पहला पार्ट, वो है हमारा कि किन किन मेथड्स के थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं आपको पूरा पढ़ाता हूं, स्टार्ट कर दिया मैंने अब आपको पढ़ाना। रिएक्शन मैकेनिज्म, तो ये हमारा हिस्सा है। अब इसमें मैं आपको क्या क्या चीजें पढ़ाने वाला हूं वो सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं स्टार्ट करता हूं उसको पढ़ाना। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर हमारा गेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट में बहुत पूछा जाता है इसका सवाल, हैमेट जरूर आता है सवाल, थोड़ा बहुत और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो रिएक्शंस के साथ मिंगल करके या जोड़ करके पूछा जाता है। तो वो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रखिएगा मेरी बात, जो मैंने आपको क्लियर किया वो ये कि आपको ये पोर्शन बिल्कुल इसी हिसाब से पढ़ना है जैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सवाल इसी चैप्टर का जो मैंने आपको क्लियरन का दिखाया, इसी चैप्टर का सारा सवाल का प्रैक्टिस कर लेना है। थोड़ा बहुत मैं आपको अपनी तरफ से करा दूंगा बस। ठीक, चलिए फिर गेट के पैटर्न पे सवाल की प्रैक्टिस थोड़ी सी तो करेंगे। चलिए, तो मैं अब आपको स्टार्ट कर रहा हूं इसको। ये हमारा हेडिंग डाल लीजिएगा, मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहां पर आप अगर देखें सो देखिए भाई, किसी का अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास ज्वाइन करिए जितना आप अपने नेटवर्क के हिसाब से कर सकते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लाइव रहिए जितना आप रह सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा है, और मान लीजिए कि आपके पास, मैं बिल्कुल अगर आपको थ्योरेटिकली बोलूं तो, अगर मान लीजिए कि आप ए से, सपोज कीजिए कि आप पी बना रहे हैं और उसमें आप किसी रिएजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाई कैटलिस्ट भी हो सकता है, वाई रिएजेंट भी हो सकता है। तो आप ए से मान लीजिए बी बना रहे हैं और उसमें आप वाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाई कैटलिस्ट की तरह भी हो सकता है, वाई एक रिएजेंट की तरह भी हो सकता है, वाई रिएक्शन में इस्तेमाल भी हो सकता है वाई रिएक्शन में इस्तेमाल ना हो, सिर्फ रेट बढ़ाए। तो अगर किसी रिएक्टेंट को किसी प्रोडक्ट से कोरिलेट किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि जब कभी भी कोई रिएक्शन होता है जिसमें किसी रिएक्टेंट पर कोई स्पीसीज आप अप्लाई करते हैं और रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, एंड देन फिर बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद होता है वो कुछ बनता है, एंड देन फिर उसके साथ किसी स्पीसीज का रिएक्शन होता है, और उसके बाद फाइनली जो है वो प्रोडक्ट बनता है। तो उसमें जो है वो हो सकता है रिएक्शन एक ही स्टेप में हो सकता है रिएक्शन 2 स्टेप में हो सकता है रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो। लेकिन एक बात पक्की है कि रिएक्शन के जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो बदलेंगे नहीं। वो क्या क्या होंगे, सपोज करें कि मेरे पास अगर सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट के साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सबस्ट्रेट में बॉन्ड ब्रेकिंग पक्का होगी। जो कंपलसरी बात है कि सबस्ट्रेट में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, जो होना ही होना है, ये बिल्कुल कंपलसरी फैक्टर है कि सबस्ट्रेट में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी ही होगी। जब कभी भी कोई आप रिएक्शन कराएंगे, कोई रिएक्शन मैकेनिज्म रन करेगी, तो बॉन्ड ब्रेकिंग तो पक्का होगी। दूसरा, ये पहला बात है, सबस्ट्रेट के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। आप इसको नोट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज में, कि देयर विल बी अ बॉन्ड ब्रेकिंग इन सबस्ट्रेट ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म के इनिशिएशन में हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। अब हमें पता है बॉन्ड ब्रेकिंग हेटेरोलिटिक होती है, होमोलिटिक होती है, दो तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। तो दो तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। अब हमारे पास दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद कैसा इंटरमीडिएट बन रहा है, ट्रू या फॉल्स। मतलब कि
हम यहाँ पर बात करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की। हम क्या बात करते हैं यहाँ पर? रिएक्शन इंटरमीडिएट की। ठीक। अच्छा, रिएक्शन इंटरमीडिएट में दो तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट हम यहाँ पर पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं ट्रांजिएंट और अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, ट्रांजिएंट और हाईली अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट। RI का मतलब हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब ऐसा कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट बने जो बहुत ही हाईली अनस्टेबल हो और बहुत ही कम समय के लिए बने, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट और हाईली अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट। दूसरा बनेगा बेटा जो है वो कंपैरेटिवली स्टेबल होगा। किसके? मतलब कि जिसकी स्टेबिलिटी जो है वो ट्रांजिएंट से थोड़ा ज्यादा होगी। मतलब अनस्टेबल ये भी होगा लेकिन ट्रांजिएंट हो उससे ज्यादा स्टेबल होगा। तो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट। RI का मतलब हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब हमारे पास जो ट्रांजिएंट और हाईली अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं उनको बोलते हैं हम फॉल्स इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं इनको हम? फॉल्स इंटरमीडिएट। इनको बोलते हैं फॉल्स इंटरमीडिएट। और जो कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं इनको बोलते हैं ट्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको क्या बोलते हैं? ट्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट। ट्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब आपको ये पता लगाना होगा कि जब भी कभी किसी सबस्ट्रेट में बॉन्ड ब्रेकिंग हुई तो बॉन्ड ब्रेकिंग किस तरह की हो रही है, हेटेरोलिटिक हो रही है या होमोलिटिक हो रही है। अब वो सबस्ट्रेट देख के पता चलेगा सबस्ट्रेट में कौन सा बॉन्ड है, सबस्ट्रेट पर कैसा रिएजेंट है, सबस्ट्रेट पे कैसी स्पीसीज है, सबस्ट्रेट पर जो है वो किस तरह का कैटलिस्ट है। इन सब चीजों को देख के पता चलेगा। मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपको जो स्टडी करनी है वो फॉल्स रिएक्शन इंटरमीडिएट की भी करनी है और ट्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट तो आप पढ़ते हैं। कार्बोकेटायन हो गया, कार्बोनाइन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, कार्बीन हो गया, नाइट्रीन हो गया, बेंजाइन हो गया। इन सब इंटरमीडिएट के बारे में आप पढ़ते हैं। तो वो इंटरमीडिएट के साथ साथ ट्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो बनेगा और उसको कोरिलेट करना पड़ेगा किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। तो हमको क्या होगा, पता चलेगा कि उसका फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? थर्ड जो आएगा, तीसरा नंबर क्या आएगा? तीसरा नंबर आएगा टाइप ऑफ रिएक्शन। तीसरा नंबर आएगा टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर अब कौन सी स्पीसीज है जो रिएक्ट कर रही है, जो आपका रिएक्शन कर रही है। और यहां पर आप देखोगे बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ क्या देखोगे आप? बॉन्ड फॉर्मेशन देखोगे आप यहाँ पर। अब आप मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिए बेटा। आपके पास वैसे भी आप जो पढ़ते हैं ना, तो ये बात आप पढ़ते हैं कि आप जो है सबस्ट्रेट में बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और फिर उसके बाद रिएक्शन होता है और उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, एक बात समझिए, अगर आपने कोई बॉन्ड ब्रेक किया, कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाया, तो हो सकता है एक रिएक्शन इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्शन इंटरमीडिएट में भी चेंज हो जाए और उसके बाद फिर जो है वो रिएक्शन होगा और उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। फिर हो सकता है कि वो मान लीजिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ही हो, मतलब फाइनल प्रोडक्ट ना हो। मल्टी स्टेप रिएक्शंस में वो फाइनल प्रोडक्ट ना हो। फिर उस पे क्या होता है, बहुत सारे स्टेप होते हैं। मान लीजिए दूसरा स्टेप हुआ, फिर तीसरा स्टेप हुआ, फिर चौथा स्टेप हुआ, ऐसा मान लीजिए रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है और तब जाके आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ऐसा क्या होता है, जब कभी भी आप सिंगल स्टेप रिएक्शन कराते हैं या टू स्टेप रिएक्शन कराते हैं, तब तक तो आप क्या करते हैं, सिंपल स्टडी करते हैं उसकी। लेकिन जब आप उसको दो स्टेप से ज्यादा स्टडी करते हैं, 3, 4, 5 या मल्टी स्टेप, तो उसको बोलते हैं उसकी कॉम्प्लेक्स स्टडी होती है फिर उसमें। और आप इसको काइनेटिक्स में भी पढ़ते होंगे, अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री में काइनेटिक्स पढ़ा होगा तो काइनेटिक्स में भी इस चीज पढ़ते हैं कि 1 स्टेप या 2 स्टेप के रिएक्शंस को तो हम कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन जहां पे मल्टी स्टेप रिएक्शन आता है वहां पे हम उसको कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो स्टडी करते हैं। तो यहां पर भी हमारा क्या होगा, सिंपल स्टडी भी होता है और कॉम्प्लेक्स स्टडी भी होता है। अब क्या होता है, जब हम रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस पढ़ेंगे, यानी डिस्कनेक्शन अप्रोच में आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां मैं आपको दो तरह के सिंथेसिस पढ़ाऊंगा। एक पढ़ाऊंगा कन्वर्जेंट सिंथेसिस और एक पढ़ाऊंगा डाइवर्जेंट सिंथेसिस। कन्वर्जेंट सिंथेसिस और डाइवर्जेंट सिंथेसिस में क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीजें जो होता है आपस में कोरिलेट करती है। तो उसमें एक टर्म आता है वन पार्ट सिंथेसिस, कि इस रिएक्शन सारा एक ही मतलब जहां पर मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट है, जहां पर आप रिएक्शन आपने इनिशिएट करवाया है, सारा का सारा रिएक्शन वहीं हो रहा है।
दूसरे आपका जो है वो किसी वेसल में या किसी और पॉट में रिएक्शन नहीं जा रहा है। दूसरा क्या होता है कि आप मल्टी स्टेप रिएक्शन कराते हैं, लेकिन एक जगह पर कुछ कोई प्रोडक्ट बनता है, फिर उसको दूसरे जगह पर ले जाते हैं, फिर दूसरा प्रोडक्ट बनता है, फिर तीसरा, मतलब इसका मतलब अलग अलग जगहों पर रिएक्शन होता है। तो वो चीजें भी हम यहाँ कवर करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ बता दी कि आपको सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड ब्रेकिंग का थोड़ा सा एक सिनेरियो मैं अभी ग्राफ के थ्रू आपको बताता हूँ। रिएक्शन इंटरमीडिएट को कोरिलेट करना और उसके बाद फिर टाइप ऑफ रिएक्शन को कोरिलेट करना और इसके थ्रू मैकेनिज्म को स्टडी करना कि मैकेनिज्म किस तरह से हो सकती है। तो ये चीजें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक, तो ये है, ये मैंने आपको एक ब्रीफ कर दिया हल्का सा। अब हम यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे थोड़ा देखिए मेरे पास ध्यान से। मैंने बता दिया वन स्टेप टू स्टेप रिएक्शन को तो हम सीधा क्या करेंगे, कोरिलेट कर देंगे, जो अभी मैंने आपको सिंपल स्टडी बताया। लेकिन जब मल्टी स्टेप सिंथेसिस आएगी तो उसकी कैसे कॉम्प्लेक्स स्टडी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं अब आपको सबसे पहले बताने वाला हूं कि सपोज कीजिए कि मेरे पास मैकेनिज्म है और मैकेनिज्म में कोई भी मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में सबसे पहले मेरा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कंपलसरी है। अब मैकेनिज्म के टाइप में जो मैकेनिज्म डिसाइड होती है कि मैकेनिज्म किस तरह की मैकेनिज्म है, ये हमारा हो सकता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग वाले स्टेप में डिसाइड हो सकता है बॉन्ड फॉर्मिंग वाले स्टेप में डिसाइड और हो सकता है रिएक्शन इंटरमीडिएट के बनने के पहले हो सकता है रिएक्शन इंटरमीडिएट के बनने के बाद हो। मेरे पास समझिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको। मेरे कहने का मतलब क्या है, हमारे पास मैकेनिज्म मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन है। हमारी मैकेनिज्म कैसी हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। हमारी मैकेनिज्म जो है वो एडिशन रिएक्शन हो सकती है। हमारी जो मैकेनिज्म है वो हो सकता है कि जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। हमारी कैसे रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। हो सकता है हमारी रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन के अलावा कैसी है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। रीअरेंजमेंट भी क्या है, स्पेशल टाइप के एक फिनोनिमा है, बट वो मैं आपको बताता हूं, उसका इंटरमीडिएट से ज्यादा कोरिलेशन होता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ठीक, सब्स्टिट्यूशन हो गया, एडिशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया और रीअरेंजमेंट हो गया। अब मेरी बात सुनिए बेटा, अब यहां पर आपकी सारी चीजें कवर हो गई। सब्स्टिट्यूशन भी पूरा मैकेनिज्म का एक टाइप है, एडिशन भी मैकेनिज्म का एक टाइप है, एलिमिनेशन भी मैकेनिज्म का एक टाइप है और रीअरेंजमेंट भी मैकेनिज्म का एक टाइप है। मतलब मेरा कहने का क्या है कि जब भी कभी आप कोई मैकेनिज्म डिसाइड करते हो तो सबस्ट्रेट को भी देखना है आपको, सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड ब्रेकिंग करानी है, बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद इंटरमीडिएट बनाना है, इंटरमीडिएट के बाद प्रोडक्ट बनाना है। वहां पर बीच में जो स्पीसीज बन रही हैं उनका सबस्ट्रेट के साथ कोरिलेशन होगा या इंटरमीडिएट के साथ कोरिलेशन होगा या प्रोडक्ट के साथ कोरिलेशन होगा। इसको कोरिलेट करते हैं तो मैकेनिज्म का सीन पूरा निकल के आता है बाहर। तो वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक चीज थोड़ा सा देख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको हम आपस में कोरिलेट भी करेंगे यहां पर इन मेथड्स के थ्रू। और साथ साथ जो होता है इन मैकेनिज्म्स को हम न्यूक्लियोफिलिक हो चाहे इलेक्ट्रोफिलिक हो चाहे रेडिकल हो, इनके थ्रू अलग अलग एग्जांपल में जो है वो कंपेयर करेंगे, वो बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए तो मैं आपको यहां पर अब स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले अलग अलग जितनी भी मैकेनिज्म होती हैं उनके थ्रू मैंने जो भी आपको बताया कि जो हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं उनको हम किस तरह से स्टडी करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये तो मैंने आपको एक ब्रीफ किया, ठीक। हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं, हम आपको क्या बताने वाले हैं वो भी बताते हैं, ठीक। एडिशन का भी एग्जांपल लेंगे, एलिमिनेशन का भी लेंगे, सारा का लेंगे। अब देखिए मेरी बात सुनिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास ए है, ए के ऊपर कोई लीविंग ग्रुप है, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि एक्स है। इसके ऊपर मैंने आपने सपोज कीजिए कि कोई न्यूक्लियोफाइल लगाया, ये वाई लगा दिया मान लीजिए, और आपने जो है वाई इसके ऊपर साथ जोड़ दिया और इसके साथ एक्स निकाल दिया, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन है। अब हमारी ए वाली स्पीसीज जो है वो डिपेंड करती है ये लिविंग ग्रुप किस कार्बन पे प्रेजेंट है, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि एरोमेटिक स्पीसीज है, ये डिपेंड करता है एलिफेटिक स्पीसीज है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एक चीज यहाँ पर और होती है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होती है, एक होती है हमारे सॉल्वेंट के साथ साथ टेम्परेचर, सॉल्वेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ठीक। ये कुछ चीजें होती हैं जो अलग से हमारा रोल प्ले करती हैं
इस रिएजेंट के अलावा, ये रिएजेंट है, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है, और ये हमारा रिएजेंट है, मतलब जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। सॉल्वेंट भी है, रिएक्शन में हो सकता है सॉल्वेंट हो, और टेम्परेचर का भी रोल होता है, कैटलिस्ट का भी रोल होता है। तो अब आपको यहां पर यह पढ़ना है कि आखिर मैकेनिज्म में जब हम उसकी मेथड्स को स्टडी करते हैं तो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है और उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को समझना कैसे है। मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ये रिएक्शन लिखा हुआ और ये रिएक्शन आपको ये बताना है कि रिएक्शन कैसे हुआ। यही मतलब है रिएक्शन मैकेनिज्म का कि भाई ये रिएक्शन कैसे हुआ है, ये कैसे बॉन्ड टूटा, कौन पहले आया, कौन जो है किसने किस पे अटैक किया, क्या बना, और उसके बाद फिर वो किस में कन्वर्ट हुआ, फिर बाद में प्रोडक्ट कैसे बना, क्या उसका ड्राइविंग फोर्स था, सब चीजें हम स्टडी करते हैं। तो देखिए मेरी बात यहां पर समझिए, एक बात बिल्कुल फिक्स है कि चाहे कैसी भी मैकेनिज्म हो, बॉन्ड तो टूटेगा ही टूटेगा और कुछ ना कुछ बनेगा ही बनेगा, और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और कुछ ना कुछ उसमें जुड़ेगा। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो आपको जो यहां पर मेन चीज स्टडी करनी है बेटा, वो स्टडी करनी है क्या, देखिए कि बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है। मान लीजिए, मेरे पास सुनिएगा ध्यान से बेटा, मान लीजिए मेरे पास ए एक्स के साथ बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, हो सकता है बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे हो, ये बने, ये मान लीजिए हमारी पहली पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट फर्स्ट पॉसिबिलिटी। ठीक, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने यहां पर देखा है। मेरी बात सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेपरेशन के हिसाब से ऐसे बॉन्ड टूटे, ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई। मैं चाहता तो आपको चैप्टर से एज इट इज पढ़ा सकता था जो क्लेडन में था, लेकिन मैं थोड़ा आपको अपने हिसाब से पढ़ाना चाहता हूँ। एक बार समझ में आना चाहिए, बहुत जरूरी है कि हम क्या बात करने वाले हैं। ऐसे बने, हो सकता है कि होमोलिटिक क्लीवेज हो, सिमेट्रिकल क्लीवेज हो, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। फैक्ट बात का मतलब ये तीन पॉसिबिलिटी ही हो सकती है। थर्ड पॉसिबिलिटी, ठीक, पॉसिबिलिटी क्या बने भाई, ए रेडिकल और एक्स रेडिकल। अब मेरे पास सुनिए, इन तीनों पॉसिबिलिटीज के अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी बॉन्ड क्लीवेज की नहीं होती बेटा। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं बॉन्ड क्लीवेज करा रहा हूं और मैं एक और एक्स के बीच का बॉन्ड तोड़ रहा हूं हेटेरोलिटिक मैनर में, चाहे ऐसे तोड़ रहा हूं चाहे ऐसे तोड़ रहा हूं, तो यहां पर आखिर जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर ए प्लस, उस पे पहले रिएजेंट अटैक कर रहा है, वो बॉन्ड टूट रहा है, या फिर वो बन जा रहा है उसके बाद अटैक हो रहा है, या बीच की सिचुएशन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझिए, इनमें सब में तीन तीन पॉसिबिलिटी होती है, इन तीनों पॉसिबिलिटीज में भी तीन तीन पॉसिबिलिटीज होती है, और वो तीन पॉसिबिलिटीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैं ए और एक्स का बॉन्ड तोड़ रहा हूं तो ए और एक्स के बॉन्ड के टूटने से पहले और इसके बनने से पहले एक चीज बन सकती है, वो क्या, कि लूजली बाउंडेड एक इंटरमीडिएट बन सकता है जिसमें एक्स का बॉन्ड पूरी तरह से टूटा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्स के टूटने के बाद टूट रहा है और उससे उसी समय कोई रिएजेंट अटैक कर दे तो उसी को वन स्टेप सिंथेसिस बोलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनमें हम वन स्टेप रिएक्शन को अलग अलग फॉर्म में कोरिलेट करते हैं। तो इतना आप समझ लीजिए कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज होना हैगा तो ऐसे होगा, होमोलिटिक होना होगा तो ऐसे होगा। आपको पता है तो आप जानते ही है, तो छोटे बच्चों की बात है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि अगर मुझे इसकी मैकेनिज्म स्टडी करनी है तो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को कोरिलेट करो, ये बताओ कि इसकी बेसिक स्ट्रक्चर ऐसी क्या होगी जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि मैकेनिज्म किस तरह से हुई और मैकेनिज्म का क्या टाइप है। तो मैं आपको बताता हूं वो क्या है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज आपके समझ में आती होंगी, इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो देखिए तरीका क्या है, मैं बताता हूं आपको। सपोज कीजिए कि मैंने x को तोड़ा और y को जोड़ा, ये मैंने बताया अभी आपको, लेकिन मैं a को x की तरफ तोड़ रहा हूं। ध्यान से देखिएगा,
मैंने ए को एक्स की तरफ तोड़ा, लेकिन ए प्लस के बनने से पहले और वाई माइनस के आने से पहले एक बीच की स्पीसीज बनी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा। वाई माइनस पोलराइज हुआ इस तरह से और एक ट्रांजिएंट स्पीसीज जनरेट हुई। ठीक, टूटा नहीं है पूरी तरह से, बॉन्ड टूट रहा है, पार्शियली ब्रेकिंग है, पूरी तरह से टूटा नहीं है, टूट रहा है। आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, लेकिन जब आपको डाउट आए तब, वैसे कोई जरूरी नहीं है। ठीक, डाउट हो तो पूछिए। अब यहां क्या होगा, हो सकता है कि ये टूट रहा हो तभी अटैक कर दे कौन, रिएजेंट, या हो सकता है टूट जाए। तो मैं पहली पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। ये जो लूजली बाउंडेड आप देख रहे हैं, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ऐसे इंटरमीडिएट को आप हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट बोलते हैं, यानी कि ट्रांजिएंट स्पीसीज बोलते हैं। टीएस का मतलब है ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिएंट स्पीसीज, जो बोलना चाहें आप, मतलब बहुत अनस्टेबल होती है। अब यहां पर आपकी पॉसिबिलिटी ये हुई कि मान लीजिए कि ये टूट गया और टूट करके बन गया ए प्लस और वाई माइनस। ठीक, ये हमारा हो गया ट्रू इंटरमीडिएट, मतलब कि ट्रू इंटरमीडिएट, ट्रू इंटरमीडिएट। ठीक, उसके बाद ट्रू इंटरमीडिएट तभी बनेगा, ये तो आप भी जानते हैं बेटा, कि ट्रू इंटरमीडिएट तभी बनेगा, इससे तभी बनेगा जब ट्रू इंटरमीडिएट इससे ज्यादा स्टेबल हो। अगर ट्रू इंटरमीडिएट इससे ज्यादा स्टेबल नहीं होगा तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी जनरेट हो जाएगी। क्या वो दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि y माइनस टूट तो रहा है और ये इस फॉर्म में आ रहा है, लेकिन जब x माइनस इस पे अटैक कर रहा है उसी स्टेट में y निकल रहा है, तो क्या होगा, एक और तरह का ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। और x और इसके बीच में जनरेट होगा, और ये ट्रांजिशन स्टेट फिर क्या करेगा, ये भी ब्रेकिंग है, इधर से ये फॉर्मिंग है, और फिर उसके बाद क्या करेगा, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, जैसा कि आपने बहुत सारे कंसर्टेड मैकेनिज्म पढ़ी भी होंगी, x और फिर इसके बाद y माइनस। अब यहां पर आप समझिए, मेरी बात को थोड़ा समझिए, मैं आपको बोल क्या रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप इससे ये बनाते हो तो ये इससे, ये जो आपका है ट्रांजिशन स्टेट, इससे ये ट्रू इंटरमीडिएट तभी बनेगा जब ट्रू इंटरमीडिएट इससे ज्यादा स्टेबल हो, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब वो तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, लेकिन पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा, अच्छा, ये क्या हो गई हमारी पॉसिबिलिटी, ये मतलब एक हेटेरोलिटिक क्लीवेज की बात कर रहा हूं, इसमें एक पॉसिबिलिटी हो गई, पहली पॉसिबिलिटी हो गई, पॉसिबिलिटी 1, मतलब कि हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है ना हेटेरोलिटिक क्लीवेज की, उसमें से ये पहली पॉसिबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटी 1। मेरी बात को ध्यान सुनिए, बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूं बेटा। ये क्या हो गई पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 2। अब जो ट्रू इंटरमीडिएट है, हो सकता है कि अब इस पे अटैक करे कौन, x। अब x माइनस जब इस पे अटैक करेगा तो x माइनस इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और जब x माइनस इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट मिले, लेकिन वो प्रोडक्ट मिलने से पहले आपको एक ट्रांजिएंट स्पीसीज जरूर मिलेगी, और वो क्या होगी वो थोड़ा समझिए। एक ट्रांजिएंट स्पीसीज मिलेगी, वो क्या होगी कि आपको A प्लस के साथ एक बॉन्ड बनाते हुए क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, लेकिन x पर भी कोई चार्ज रहेगा और A पर भी पूरी तरह से चार्ज खत्म नहीं होगा, और इसको बोलेंगे आप ट्रांजिशन स्टेट। और फिर इसके बाद आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा AX, इससे भी प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए, ये हमारी पॉसिबिलिटी 1 है, और पॉसिबिलिटी 1 में, और ये पॉसिबिलिटी 2 है। पॉसिबिलिटी 1 में ये जो मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्ट बनने से पहले ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और हो सकता है कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दें कि A प्लस बना, और A प्लस बनाने के बाद आपने x माइनस पर अटैक किया और फिर आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक, कितनी हो गई हमारी पॉसिबिलिटी 1 में, एक ये हो गई बात कि डायरेक्ट इस पर अटैक हो जाए,
तो ये हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी 1 में ये क्या हो गई हमारी पॉसिबिलिटी 1A हो गई। दूसरा हो सकता है कि जो यहां पर ट्रू इंटरमीडिएट बना है वो किसी तरीके से और ज्यादा स्टेबलाइज होकर के दूसरा कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाए जो उससे भी ज्यादा स्टेबल हो, तो वो होता है रीअरेंजमेंट का केस। तो थर्ड केस है वो, पॉसिबिलिटी नंबर 3 है, उसको मैं यहां पर लिखता हूं, यहां लिख देता हूं यहां पर लास्ट में, कि हमारे पास ए प्लस बन गया है और ए प्लस के बाद रीअरेंजमेंट हो किसी तरीके का, क्या हो। मेरी बात को बेटा समझिए ध्यान से, बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूं, उसको मैं भी ग्राफ में भी बताऊंगा, वही आपसे पूछा भी जाता है, पेपर में भी आता है, गेट के पेपर में भी आता है। तो रीअरेंजमेंट हो और फिर ये क्या बने, किसी तरीके का ए प्लस बने, लेकिन वो ए प्लस क्या हो जाए, थोड़ा बदल जाए, ए प्लस क्या हो जाए, मतलब क्या हो जाए, ए से ए प्राइम हो जाए, ए प्राइम हो जाए मतलब चेंज हो जाए कुछ, और ये हमारा और स्टेबल हो जाए, मोर स्टेबल हो जाए, क्या हो जाए, मोर स्टेबल हो जाए। और मोर स्टेबल होकर के ये जो होता है हमारा, फिर क्या करे, किससे रिएक्ट करे, ये रिएक्ट करे हमारे एक्स से, और फिर एक्स से रिएक्ट करने के पहले जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाली बनेगी बनेगी इंटरमीडिएट, तो ए प्राइम पार्शियल पॉजिटिव और एक्स पार्शियल नेगेटिव, या ट्रांजिशन स्टेट बना ले, मतलब कि अनस्टेबल स्पीसीज को ऐसे दिखाते हैं, ये साइन बनाना मत भूलिएगा, ये ऐसे बनाते हैं। उसके बाद फिर हमारा प्रोडक्ट बन जाए ए प्राइम एक्स, जिसको हम बोलते हैं रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, मैं आप सभी लोगों को एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो सकता है, होमोलिटिक हो सकता है। हेट्रोलिटिक दोनों तरफ से हो सकता है, जैसे आप मान लीजिए दो डिफरेंट एटम के बीच में आपने बॉन्ड लिया है, तो किसी भी एटम की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के हिसाब से बॉन्ड टूट सकता है। अब अगर मान लीजिए मैंने बॉन्ड तोड़ा, तो आपके बॉन्ड टूटने से पहले और टू रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने से पहले एक अनस्टेबल स्पीसीज बनती है, जिसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्पीसीज, जिसमें बॉन्ड पूरी तरह से टूटा नहीं होता बेटा। इस लूजली बॉन्डेड स्पीसीज को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारा, इसके साथ दो पॉसिबिलिटी जनरेट होती है कि इस ट्रांजिशन स्टेट का हो सकता है कि बॉन्ड ब्रेक हो जाए पूरी तरह से और फिर हमारा क्या बन जाए, टू इंटरमीडिएट बन जाए, और उसके बाद जो होता है फिर कोई रिएक्शन हो, या फिर ट्रांजिशन स्टेट में ए प्लस और वाई माइनस के साथ जिस स्टेप में रिएजेंट मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन जो है हो, तभी वाई निकले, तो ये हमारा हो गया, ये स्पीसीज बन गई। देखिए एक ट्रांजिशन स्टेट है और यही ट्रांजिशन स्टेट एक दूसरे ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, या फिर वो ट्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाए। ट्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होने के बाद फिर वहां पर एक्स माइनस अटैक करे, और अटैक करने के बाद एक दूसरी ट्रांजिशन स्टेट बनाए जिसमें पार्शियल फॉर्मिंग हो बॉन्ड का, ये क्या है, फॉर्मिंग है, और उसके बाद प्रोडक्ट बन जाए। या फिर हो जाए कि वो रीअरेंजमेंट करे, ये पॉसिबिलिटी 3 है हमारी, ये जो हमारे देख रहे हैं ना, ये पॉसिबिलिटी 3 है। और उसमें क्या हो जाए, या पॉसिबिलिटी यहां पर मैंने 1A लिख दिया है, तो उसको आप 1B भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, 3 ना बोल के 1B बोल दीजिए, मैंने 1 की ही दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर आप एक बात समझिए बेटा, कि आपका जब ट्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, क्या बनेगा, ट्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, तभी आपकी मैकेनिज्म दो स्टेप या दो स्टेप से ज्यादा की मानी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ट्रू इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, तो कभी भी आपका मैकेनिज्म दो स्टेप का नहीं माना जाता, तब हमेशा मैकेनिज्म एक स्टेप का माना जाता है। उसमें भी मैकेनिज्म में अगर मान लीजिए कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, तो वो इंटरमीडिएट स्टेबल है, जैसे ट्रू इंटरमीडिएट है वो स्टेबल है या नहीं स्टेबल है, उस पर डिपेंड करता है कि वहां पर उस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। तो मेरा मतलब समझ में आया आप सभी लोगों को? अगर समझ में आया हो तो फिर तब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करूं बताना। आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपकी बात सुनूंगा, आप मुझे बता दीजिए आपको मेरी बात समझ में आ गई जो मैंने बताया अभी तक, फिर मैं एग्जांपल देता हूं आपको।
मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको गेट का एक सवाल भी कराऊंगा, वो भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे सवाल आते हैं इससे रिलेटेड। यू कैन आस्क मी, बताइए। क्लियर हो गई मेरी बात? सभी बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं स्वागत का क्लियर हो गया। और भी बच्चे बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, यू कैन आस्क मी। लाइव क्लास है, मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? ठीक है, बढ़िया। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। ठीक, सभी के समझ में आ गए बेटा? बढ़िया। अब मैं आपको क्या रिपीट करूं इसमें? इसमें तो मैंने बेसिक बताया है, अब एग्जाम्पल दूंगा तो और बढ़िया रिपीट हो जाएगा। पॉसिबिलिटी वन में आप देखिए बेटा, आप रिपीट बेटा क्या करिएगा, अपने आप वीडियो देख के कर लीजिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से आपका इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है या कोई समस्या है, तो चूंकि क्लास इतनी बड़ी नहीं है ना, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा अभी, आप चिंता ना करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉन्ड ब्रेकिंग हम करा रहे हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, चिंता मत करिए। क्लियर हो गई मेरी बात? परफेक्ट। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो आपने पूरा मैंने आपको बताया, इसी को हम स्टडी करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म को के मेथड्स के थ्रू, और वो कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, देखिए एग्जांपल देखते हैं। अलग अलग मैकेनिज्म हमने पढ़ी है, बट ठीक है, एग्जांपल से हमें और बढ़िया समझ में आएगा। मैं आपको एक गेट के पेपर का एग्जांपल भी लेके दिखाऊंगा, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। क्लियर? परफेक्ट। अब हम आपको एक एक एग्जांपल करके दिखा रहे हैं, उससे आप देखिए आइडिया लगाइएगा। हमारे पास थोड़ा सा इधर से चलते हैं। आई ले लिया, उसके ऊपर हमने AgNO3 लिया, और वाटर लेके OH जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है, और इसमें जाहिर सी बात है आई हट के OH लग रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, अब यहां पर मैं आपको अगर मैं मैकेनिज्म के बारे में बोलूं, तो मेरे पास ये तो रहा सबस्ट्रेट, ये हमारा रिएजेंट है सारे, और ये हमारा प्रोडक्ट है। अब हमारी बात सुनिए ध्यान से, आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि क्या ये इंटरमीडिएट स्टेबल बनाएगा? क्योंकि इसका इंटरमीडिएट है क्या? इसका इंटरमीडिएट है कि अगर मैं आई आई को Ag के साथ निकाल दूं, तो ये कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये कार्बोकेटाइन क्या है भाई, थोड़ा लिख दिया जाए इसको। CH3CH2 कार्बोकेटाइन बन रहा है। अगर मैं AgI निकाल दूं तो, जो कि निकलेगा भी, ये पक्की बात है। लेकिन आप बताइए मुझे, क्या ये AgI निकालने के बाद बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है? आपको लग रहा है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर एक मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट है प्लस आई, हाइपर कंजुगेशन है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन नहीं है। तो अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, थोड़ा देखिए एग्जैक्ट मैकेनिज्म कैसी होगी, और इसको किस तरह से आप स्टडी करेंगे, वो समझना बहुत जरूरी है। होएगा क्या कि आप जब इसको AgNO3 के साथ ट्रीट करेंगे, तो क्या होगा, IAG के साथ जुड़ जाएगा। इससे क्या होगा, आई पोलराइज हो जाएगा, और इसकी वजह से एक यहाँ पे टूटने वाली, इधर से लूजली बाउंड कर दीजिए इसको भी, टूटने वाली एक ट्रांसफर स्टेट बन जाएगी, मतलब टूटेगा नहीं पूरी तरह से, और ट्रांसफर स्टेट बन जाएगी। फिर क्या होगा, ये भी ब्रेकिंग है और ये फॉर्मिंग है। इसके बाद क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ स्टेबल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये I- के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक, लेकिन अलग नहीं होगा इसके साथ। फिर क्या करेंगे, जब आप यहां वाटर लाएंगे, तब यहां पर ये प्रोडक्ट बनाएगा। अब यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। सर ये वाई बनेगा या एक्स बनेगा? कौन? AY बनेगा और एक्स बनेगा?
प्रोडक्ट तो एक सी बनेगा ना, एक सी तो बनेगा, ए वाई क्यों बनेगा? पहले वाले की बात कर रहे हैं ना, जो पहला वाला उसमें ए वाई से एक सी तो बनेगा। बिल्कुल। चलिए परफेक्ट। अब मुझे बोल के भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, डाउट तो बोल के भी पूछ सकते हैं मुझसे। अब मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ थोड़ा मैकेनिज्म में मैं क्या बोल रहा। मैं बोल रहा कि अगर कोई इंटरमीडिएट स्टेबल है, देखिए जैसे मेरी बात सुनिए, अब इसमें कहीं भी देखिए, आप देखिए ट्रू इंटरमीडिएट नहीं बना, बना क्या कहीं ट्रू? कहीं बना? यहाँ कहीं ट्रू इंटरमीडिएट नहीं बना। और बेटा जब ट्रू इंटरमीडिएट नहीं बनेगा ना, तो ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, रिएक्शन हमेशा वन स्टेप माना जाता है। अगर ट्रू इंटरमीडिएट बना तभी रिएक्शन टू स्टेप माना जाता है या दो स्टेप से ज्यादा माना जाता है। ठीक, और सबको अलग अलग तरीके से दिखाने का तरीका होता है। मैं अब आपको ग्राफ में समझाता हूँ बात को। देखिएगा ध्यान से, मेरे पास क्या है, मेरे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आएगा हर जगह। क्या आएगा? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आएगा, जिसमें हमारे पास, हम इसका इस्तेमाल करेंगे आपको पढ़ाने के लिए, हर जगह इस्तेमाल करेंगे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में इस एक्सिस पे हम आपको एनर्जी दिखाएंगे और इस एक्सिस पे हम आपको रिएक्शन प्रोग्रेस दिखाएंगे। ये जो मैं आपको ये पढ़ाने का तरीका ही बता दूं, ये आपको मैं पूरे जितना पढ़ाऊंगा इसमें सब जगह यही बताऊंगा आपको। यहाँ पर क्या बताऊंगा? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब है कि इस पे आपको रिएक्शन का प्रोग्रेस दिखाऊंगा, रिएक्शन कैसे हो रहा है। अब मेरी बात सुनिए, हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले देखिए सिंपल रिएक्शन, देखिए हमारा ये रहा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब क्या हो गया? कोई भी सबस्ट्रेट ले लो, सबस्ट्रेट, ये रहा इंटरमीडिएट, ये रहा प्रोडक्ट। ठीक, अब मेरी बात सुनो, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। और अगर सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, तो जाहिर सी बात है एनर्जी निकलेगी। और अगर एनर्जी निकलेगी तो आप उसे कैसा रिएक्शन बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका डेल्टा एच कैसा है भैया? इसका डेल्टा एच निगेटिव है। ठीक, तो ये कैसा है भैया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले तो आप ये जान लो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ कैसे दिखेगा आपको। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। दूसरा, अगर मैं आपको एंडोथर्मिक का ग्राफ दिखाऊं, इसी में एंडोथर्मिक का ग्राफ दिखाऊं, ये एक्सोथर्मिक का है, बना लेना। मतलब क्या है? प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है। तो अगर आप प्रोडक्ट की एनर्जी में से सबस्ट्रेट की एनर्जी को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो जो उसका डिफरेंस आएगा वो माइनस में आएगा, मतलब एनर्जी निकलेगी। दूसरा कि अगर मैं कहूं कि हमारे पास, ये आप बना लीजिएगा, ये पहला ग्राफ है। या अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कि हमारा ग्राफ ऐसा है कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ये आप ध्यान रखिएगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस हो रहा है और एनर्जी का ये। दूसरा है ये चीज, हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये है प्रोडक्ट। थोड़ा और नीचे रख लो उसको, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये हमारा इंटरमीडिएट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, और ये रहा हमारा एनर्जी। अब मेरी बात सुनो, सबस्ट्रेट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है और आप सोच रहे हैं यार ये कैसे हो जा रहा है, हमारा प्रोडक्ट सबस्ट्रेट स्टेबल है, नहीं है स्टेबल है, यार प्रोडक्ट अनस्टेबल हो गया, का ऐसा भी रिएक्शन होता है क्या? बिल्कुल होता है। अगर आप हीट दे करके जबरदस्ती फोर्सफुली कोई रिएक्शन कराना चाहो, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो यहां पर आप देखोगे कि इस रिएक्शन में अगर आप करोगे तो इसका जो डेल्टा ई आएगा वो पॉजिटिव आएगा, या डेल्टा यू भी कह सकते हो जिसको आप। डेल्टा एच भी देखोगे तो वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर एनर्जी लग रही है, यहाँ एनर्जी लग रही है, निकलेगी नहीं यहाँ एनर्जी। तो ये किसका ग्राफ हो गया? ये हो गया एंडोथर्मिक का ग्राफ, एंडोथर्मिक का। बाकी तो यार एक बात आप जानते ही हो कि डेल्टा इंट्रॉपी चेंज कैसे होता है, इंट्रॉपी चेंज का रिलेशनशिप कैसे होता है, वो तो फिजिकल केमिस्ट्री के आप स्टूडेंट हो तो आप जानते ही होगे।
तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको किसी भी जगह पर कोई रिएक्शन मिलता है तो कितने तरह का रिएक्शन होता है, तो आप उसको बोलोगे रिएक्शन दो तरीके का होता है। पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, दो तरीके का हो सकता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। स्पेशली पहले इसमें देखिए, मतलब जो हमारा ये रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक, वो दो तरीके का हो सकता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड या फिर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। थोड़ा समझिए इसमें। अब एक तो ये मैंने आपको सिंगल बता दिया, बीच में क्या हो रहा है देखो, ये जो बीच में स्लोप देख रहे हो तुम, ये जो बीच में स्लोप देख रहे हो, यहाँ क्या हुआ क्या पता भैया, इससे इतना पता चल रहा है कि इससे इसके बीच में बॉन्ड टूट रहा है और इससे इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है। इतना पता चल रहा है कि सबस्ट्रेट से इसके बीच में बॉन्ड टूट रहा है और इससे इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है। इतना समझ में आ रहा है क्या? बीच में और भी बहुत कुछ हो सकता है, उसी को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। और वो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो सारी चीजों की करने वाले हैं कि ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनता है, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट कौन होता है, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट कौन होता है, और कैसे उसमें आपस में कंपैरिजन होता है। ठीक, तो ये हो गया सिंपल दो ग्राफ। तो पहले इसको दोनों को नोट कर लो आप, फिर मैं आपको एक्सोथर्मिक लेके समझाता हूँ। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों अलग अलग तरीके के होंगे, पहले मैं आपको एक्सोथर्मिक लेके समझाता हूँ। सबको क्लियर हो गई बात? प्लीज कंफर्म करिए सबको मेरी बात क्लियर हो गई? ये तो बहुत सिंपल सी बात है, प्लीज लेट मी कंफर्म। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। और भी बताओ भाई, सब लोग कंफर्म कर दो फिर मैं आगे बढ़ू। स्वागत का क्लियर हो गया? हो गया क्लियर, आंसर क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। और बताओ भाई, देखो क्लियर हो गया बेटा, बहुत बढ़िया। श्रुति क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अभिनव आपको भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। सब लोग लिख दो, किसी को कोई डाउट हो तो भी लिख दो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने सारी पॉसिबिलिटी जो आपको भी बताए थे वो यहां लिखते हैं। ठीक, फिर एग्जाम्पल भी लेंगे, एक गेट के पेपर का एग्जाम्पल लेंगे, उसको आप लेके आपको समझाएंगे। आप चाहिए तो आपको मैं एग्जाम्पल ले ही लेता हूं पहले, फिर आपको और बढ़िया समझ में आएगी मेरी बात कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम गेट के पेपर का। सो मैं ऑन कर देता हूँ उसको। गेट बढ़िया सवाल है वो जो मैं सवाल लेने जा रहा हूँ, गेट 2012 का सवाल है। उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस तरह से जो है वो पढ़ना है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको किस तरह से अप्लाई करना है। ऐसे अभी बहुत लंबा बात है वो, ऐसा नहीं है कि वही चीज है केवल। ध्यान से देखिएगा बेटा, जो मैं आपको सवाल दिखाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। जो मैं बताने वाला हूँ वो भी बहुत जरूरी बात है। ये है सवाल, और सवाल में जो चीज इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। यस, ये रहा सवाल। आई थिंक थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। yes। सवाल तो दिखाई दे रहा होगा आपको, ग्राफ दिख रहा है पहले? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितना दिख रहा है उतना ही सही। सही इतना ही दिख रहा है कि इससे ज्यादा दिखेगा नहीं। ये सवाल आपको दिख रहा होगा, देखिए। पहले क्या होता था कि कॉमन डाटा वाले सवाल आते थे गेट में, तो उसमें क्या होता था, ऐसे एक सवाल से दूसरे सवाल को जोड़ करके पूछा जाता था। मैं आपको ग्राफ थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा सही से। पहले ग्राफ देख लो, जितना ग्राफ जूम कर सकता हूँ उतना ही जूम कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं जूम कर पाऊंगा। देखो ध्यान से, ये ग्राफ है। ग्राफ थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको देखने में, क्योंकि ऐसा ग्राफ अभी नहीं बताया मैंने आपको, पढ़ाऊंगा लेकिन मैं आपको ऐसे ग्राफ्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि तीन अलग अलग सबस्ट्रेट है अलग अलग एनर्जी के, और दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं जिनकी एनर्जी अलग अलग है। और ये पक्की बात है कि सब नीचे हैं, मतलब जितने भी सबस्ट्रेट हैं उससे प्रोडक्ट नीचे हैं। तो रिएक्शन सारे जो हैं वो इन्हें एक्सोथर्मिक है, मतलब रिएक्शन में जो है एनर्जी निकल रही है। और एक चीज समझ में क्या आ रही है, देखिए यहाँ से
कि एनर्जी पहले लग रही है बॉन्ड तोड़ने के लिए। आप ऐसा समझिएगा कि यहां से इन सब से यहां तक जाने में आपकी एनर्जी लग रही है, और एनर्जी किसके लिए लग रही है? तोड़ने के लिए बॉन्ड को। फिर कुछ बन रहा है, ये सीन है कुछ बनने का, उसके यहां तक ये सब सीन है, यहां तक बनने का। उसके बाद फिर यहां से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। और ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट बनते समय भी कुछ मतलब एनर्जी लग रही है। पक्की बात है कि प्रोडक्ट बनाने में भी बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान भी कुछ एनर्जी लग रही है, और तोड़ने के लिए भी कुछ एनर्जी लग रही है। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, और साफ साफ आपके समझ में आ भी रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। वो क्या कि अगर मैं इनकी बात करूं तो यहां पहुंच रहे हैं कॉमनली, और इनकी बात करूं तो ये वाले जो है अगर इस पाथ के थ्रू जा रहे हैं तो P1 पे पहुंच रहे हैं, और इस पाथ के थ्रू जा रहे हैं तो P2 पे पहुंच रहे हैं। आपको एक बात यहां क्या समझ में आ रही होगी, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं अभी आपको जो बताया उसमें थोड़ा मेरी बात को सुनिएगा। मेरी बात को सुनेंगे ना तो आपको बात क्लियर हो जाएगी कि अगर आप किसी भी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों अलग अलग स्टेप में अगर हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो 2 स्टेप रिएक्शन है, वो 1 स्टेप रिएक्शन नहीं। देखिए आप ध्यान से देखिए, साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन और ये बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये दोनों अलग अलग स्टेप में है। और आप गौर कर रहे होंगे कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है और बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कम एनर्जी लग रही है। तो जब बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है, देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर होगी कि 2 स्टेप का रिएक्शन है। ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि 2 स्टेप का रिएक्शन है। एक स्टेप ये वाला देखिए, एक स्टेप है ये, एक स्टेप ये। अब आप ध्यान से देखें तो ये यहां है और ये यहां है। एक बात क्या क्लियर हो रही है कि रिएक्शन 2 स्टेप का है। रिएक्शन कितने स्टेप का है? 2 स्टेप का। उसके बाद 2 स्टेप में स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 जो है वो है आपका बॉन्ड क्लीवेज का, और स्टेप 2 है बॉन्ड फॉर्मेशन का। ये गेट 2012 का सवाल है बेटा। आप इस सवाल के थ्रू एक आइडिया लगाइएगा, मैं यही चीज आपको पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर, बॉन्ड फॉर्मेशन का। एक बात आपको यहाँ क्या समझ में आ रही होगी, आप सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए, कि जो बॉन्ड क्लीवेज वाला स्टेप है उसकी एनर्जी ज्यादा है, रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है, और बॉन्ड फॉर्मेशन का जो एनर्जी है वो कम है। इसका मतलब कि स्टेप 1 स्लो होगा। स्टेप 1 क्या होगा हमारा? स्लो होगा, क्योंकि उसको कराने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है तो वो स्लो होगा। और स्टेप 2 क्या होगा? फास्ट होगा। और ये आप भी जानते हो कि अगर कभी भी किसी रिएक्शन में 2 स्टेप हैं और 2 स्टेप में से जो है वो एक स्टेप स्लो है और एक फास्ट है, तो जो स्लो स्टेप है वो एज ऑब्वियस है कि वो आरडीएस होगा। वो क्या होगा? रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। तो हमारा आरडीएस कौन हो गया? हमारा आरडीएस हो गया ये हमारा आरडीएस हो गया। तो ग्राफ के थ्रू बहुत कुछ पता चलता है, तो इस ग्राफ के थ्रू ये हमें पता चला। अब मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से। ये है हमारा सबस्ट्रेट, ये है हमारा ट्रू इंटरमीडिएट, ये है हमारा प्रोडक्ट। ये दोनों जो आप देख रहे हो यहाँ पर, एक हल्का सा एक देख रहे हो कि यहाँ ट्रू इंटरमीडिएट से यहाँ तक पहुंचने के लिए, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये पहला ट्रांजिशन स्टेट है जो मतलब टूटने से पहले बन रहा है, और ये दूसरा वाला ट्रांजिशन स्टेट है जो टूटने के मतलब बॉन्ड बनने से, मतलब एक्चुअली में बॉन्ड बनने से पहले बन रहा है। मैंने आपको अभी एक बना के दिखाया था ना कि ट्रू इंटरमीडिएट बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट बनने से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, लेकिन वो मतलब पूरी तरह से बना नहीं है। तो ये वही है, और ये है हमारा ट्रू इंटरमीडिएट। ये क्या है? ट्रू इंटरमीडिएट, ट्रू इंटरमीडिएट। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, यही चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन पहले सवाल को भी देख लेते हैं। सवाल आपके सामने आया है, आप बताइए मुझे। मैंने इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया, मेरी बात समझ में आ गई है आपको? ऐसे ही सवाल आते हैं आपको, ठीक। मैं गेट का एग्जांपल लिया हूं एक सवाल का, लेकिन मैं आपको और भी सवाल कराऊंगा। कंफर्म कर दो बेटा सभी लोग।
मेरी बात समझ में आ गई? सभी लोग कंफर्म करो भाई, फटाफट कंफर्म करो, लाइव क्लास है ना, बताओ मुझे। परफेक्ट, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। हाँ, अब सवाल देखिए। अब आप मुझे बताएं कि जब इसमें पहला स्टेप आरडीएस है, तो इसका मतलब कि S1 से इस इंटरमीडिएट को बनाने के लिए S1 यहाँ रहा और ये इंटरमीडिएट यहाँ रहा, S2 यहाँ रहा, ये इंटरमीडिएट यहाँ रहा, S3 यहाँ रहा, इंटरमीडिएट यहाँ रहा। आप सभी बच्चे मुझे बताइए कि S1 से इंटरमीडिएट बनाना ज्यादा आसान है। अगर मेरा ये आरडीएस है, मुझे ये तो देखना ही नहीं है, ये स्टेप तो देखना ही नहीं है मुझे दूसरा। अगर S1 से मेरा ये प्रोडक्ट बन रहा है तो इसमें किसमें सबसे कम एनर्जी लग रही है, किसमें सबसे कम एनर्जी लेकर के जो है वो ट्रू इंटरमीडिएट बन रहा है, वही इसका क्या होगा, जो होगा वो उसी का रेट ज्यादा होगा, मतलब कि वही सबसे आसानी से रिएक्शन करेगा। S1 बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि S1 में सबसे कम एनर्जी लग रही है, क्योंकि यहां देखिए कि गैप सबसे कम है। बिल्कुल, यहाँ गैप सबसे कम है। अब थोड़ा हम आपको सवाल दिखा रहे हैं। बिल्कुल भैया, S1 में ही होगा, S1 में ही होगा, S1 ऊपर है सबसे, बिल्कुल सबसे कम एनर्जी लेके ये रिएक्शन दे देगा। अब सवाल देख लो, सवाल देख लो इसमें एक बार। सवाल क्या है, सवाल क्या है, ये है सवाल, ये है सवाल तुम्हारा। तुम्हारे में कोई एक ये एक्स लगा हुआ है RX, और उसमें इवन रिएक्शन हो रहा है, इसने बता दिया कि रिएक्शन कौन सा है। इवन का मतलब होता है जिसमें दो स्टेप में रिएक्शन हो, कार्बोकेटायन बनता हो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्स का टूटना ही क्या है, आरडीएस है। एक्स का टूटना ही क्या है, आरडीएस है। और एक्स बराबर क्या क्या दिया है आपको, पहला दिया है ऑप्शन, वो देख लीजिए, ये देखिए भाई, एक्स दिया है Cl, एक्स दिया है Br, एक्स दिया है I। बताइए भाई, अब आपको S1 S2 और S3 पहचानना है, आपको S1 S2 S3 पहचानना है, जबकि Cl Br I को दिए गए हैं। अब खुद बताइए मुझे कि अगर मैं कहता हूं कि S1 सबसे फास्ट रिएक्शन दे रहा है, सबसे फास्ट S1 है, या सबसे S1 को सबसे कम एनर्जी लेकर के बॉन्ड जो है वो उसका टूट जा रहा है, तो आप बताइए कि अगर मेरे पास तीन तरह के सबस्ट्रेट हैं, एक मान लीजिए हमारा I है, एक मान लीजिए हमारा ये इस तरह से Br है, और एक मान लीजिए हमारा इस तरह से Cl है। किसका बॉन्ड सबसे आसानी से टूटेगा आपके हिसाब से, बताइए किसका बॉन्ड टूटेगा सबसे आसानी से, है I का, फिर Br का, फिर Cl का। इसका मतलब जो सबसे नीचे है ना वो Cl है, उसके ऊपर वाला कौन है, Br है, उसके ऊपर वाला कौन है, I है। ये पता चल रहा है इस ग्राफ से। ग्राफ में पहले स्लो स्टेप पहचान के और फिर उसके बाद उसमें से S1 S2 S3 कौन है उसको आइडेंटिफाई करो इस तरह से। तो यानी S1 क्या हो गया बेटा, सबसे नीचे वाला S3 है, क्योंकि इस ग्राफ में सबसे नीचे कौन है, S3 है। ग्राफ में सबसे नीचे कौन है, S3 है, बिल्कुल। तो S3 कौन हो गया, Cl हो गया। तो देखो यहाँ पहचान लो, हो गया, आ गया आंसर, देखो ये बिल्कुल B हो गया, S1 क्या हो गया, Ri हो गया, फिर Br हो गया, फिर Cl हो गया। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको इस तरह से पहचानना है। अब मेरी बात सुनो, अब हमारा दूसरा क्या कह रहा था, दूसरा कह रहा था प्रोडक्ट। अब दोनों प्रोडक्ट देख लो पहले, दोनों प्रोडक्ट में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो तुम इसको देख रहे हो, ये रियल कीन है, ये रियल कीन है, इसमें ज्यादा हाइपर कंजुगेशन नहीं है, कम हाइपर कंजुगेशन है, तो M क्या है, लेस हाइपर कंजुगेशन। लेस हाइपर कंजुगेशन का मतलब लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल का मतलब मोर एनर्जी। लेस स्टेबल का मतलब मोर एनर्जी, ये है मोर हाइपर कंजुगेशन। लिविंग ग्रुप का बात नहीं है बेटा, बॉन्ड एनर्जी का बात होता है बेटा जगदीश्वर, लिविंग ग्रुप का बात नहीं होता है यहाँ पर, लिविंग ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का बात हो रहा है, क्योंकि हम एनर्जी का बात कर रहे हैं।
हम यहाँ पर एनर्जी का बात कर रहे हैं, लिविंग ग्रुप अच्छा होता है वो बात की बात है, बॉन्ड एनर्जी का बात किया करो हमेशा, वुड लिविंग ग्रुप फेल हो जाता है कभी कभी, समझ रहे हो। तो ये है मोर हाइपर कंजुगेशन, मोर हाइपर कंजुगेशन, इसका मतलब मोर स्टेबिलिटी, और मोर स्टेबिलिटी का मतलब लेस एनर्जी। अब तुम्हारे को पता है कि भाई दो तरीके का अगर कभी भी अल्कीन बनता है तो जो लेस एनर्जी वाला बनता है वो मोर स्टेबल होता है, उसको बोलते हैं सैड जैफ अल्कीन। तो ये सैड जैफ है, ठीक, जो नीचे है वो सैड जैफ है। और जो मोर एनर्जी वाला है, लेस स्टेबल वाला, वो भैया कौन है, हाफ मैन। वो कैसा है, हाफ मैन, उसको हाफ मैन बोलते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, दो तरह की सेलेक्टिविटी होती है एलिमिनेशन में, सैड जैफ हाफ मैन में, और हमेशा मेजर कौन होता है, सैड जैफ। वैसे भी एक बात बता दूं आपको, रेट रिमेनिंग स्टेप तो है ही नहीं, वो आरडीएस कौन है, आरडीएस तो पहला वाला है, वो तो हमने देख लिया। तो इसमें जो नीचे होगा वो होगा आपका एन, ऊपर वाला होगा एम। तो देख लो ग्राफ में, देख लो एक बार, ग्राफ देख लो, नीचे वाला P2 है भैया, नीचे वाला P2 है, ऊपर वाला P1। तो यानी नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला, और Mn भी तो है ना, थोड़ा देख लो भाई, नीचे वाला है, ये है M, हाफ मैन कौन सा हुआ भैया, ये रहा N, और ये रहा M। तो नीचे वाला है आपका P2, नीचे वाला P2 है ना भाई, P2 है भैया, P2 बिल्कुल। तो M हो गया P2 और N हो गया कौन, P1। अब देख लो आंसर, देख लो, हो गया तुम्हारे हिसाब से आंसर कौन सा हो गया, मिला लो आंसर, आंसर हो गया इसका ये, बिल्कुल ये आपका हो गया P1 is M and that is major product, गलत है तो P1 is N that is minor product, यही हो गया इसका आंसर, सही है ना, आ गया समझ में, बताओ सबके समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर हो गई, आगे बढ़े, बढ़िया बढ़िया। तो ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अब आप पहले ग्राफिकल स्टडी देखेंगे, ग्राफिकल स्टडी में पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा ग्राफिकल स्टडी के थ्रू, बढ़िया समझ में आपको आ गया, बहुत बढ़िया। बस आपका ये एग्जाम्पल मैं बताना चाहता था, इसको मैंने बंद किया अब। तो मैं अब आपको तो ये मैं आपको जो है वो जो ग्राफ बताया पूरा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बताया, और आपको जो ये मैंने अभी ट्रांजिशन स्टेट बीच में बना के दिखाया, इसको ही बोलते हैं हैमंड पास्टुलेट। ये हैमंड ने बताया था सबसे पहले ये बात, तो सबसे पहले हम हैमंड पास्टुलेट ही पढ़ेंगे। मतलब दो तरह की थ्योरी दी गई है, दो तरह की थ्योरी होती है मैकेनिज्म की, एक क्लासिकल थ्योरी होती है जो ट्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट पर बेस्ड होती है, और एक होती है ट्रांजिएंस स्पीशीज बेस्ड थ्योरी, उसको बोलते हैं हैमंड पास्टुलेट। हैमंड पास्टुलेट हम आपको पढ़ाएंगे अब इसके बाद। तो हेडिंग डाल लीजिए कि यही आपको पढ़ाने वाला हूं मैं, मल्टी स्टेप, वन स्टेप। अच्छा एक बिल्कुल समझ लीजिएगा इंपॉर्टेंट, जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेकिंग अलग अलग स्टेप में हो, किसी भी सबस्ट्रेट में बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन दो अलग अलग सेपरेट स्टेप में हो वाया ट्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो उसी को बोलते हैं हम टू स्टेप रिएक्शन। लेकिन अगर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग अगर सिंगल स्टेप में है सबस्ट्रेट के साथ, और वहां पर जो है वो ट्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सो उसको बोलते हैं हम वन स्टेप रिएक्शन, कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब पेरिसाइक्लिक में भी होता है, अलग अलग मैकेनिज्म्स में भी होता है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, अगला क्लास जो होगा हमारा नेक्स्ट इसका रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो हम ये पढ़ेंगे कि जो है दो तरह की थ्योरेटिकल थ्योरी दी गई। हम यहाँ लिखेंगे थ्योरी टू स्टडी वन स्टेप टू स्टेप एंड मल्टी स्टेप रिएक्शन, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, मल्टी स्टेप रिएक्शन। और इसमें आपका सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट, सबसे पहला जो हमारा आएगा बेटा वो आएगा हैमंड पास्टुलेट।
ये हैमंड ने दिया था। हैमंड का पास्टुलेट मुझे पढ़ाना बहुत जरूरी है, इसको समझाना बहुत जरूरी है। हैमंड पास्टुलेट पढ़ाऊंगा इसमें सबसे पहले, अलग अलग ग्राफ के थ्रू खूब सारे रिएक्शन के एग्जांपल लेके समझाऊंगा मैं आपको। दूसरा, क्लासिकल क्लासिकल ट्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट, ट्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म मैकेनिज्म। और थर्ड पढ़ाऊंगा बेटा, इसी में हैमंड भी पढ़ाऊंगा बाबू आपको। इसमें क्या पढ़ाऊंगा आपको? हैमंड भी पढ़ाऊंगा। तो थर्ड आपका क्या होगा? हैमंड आपका होगा, और हैमंड क्या होगा? हैमेट, हैमेट इक्वेशन होगा। हैमेट इक्वेशन होगा। हैमेट इक्वेशन एक्चुअली क्या होता है? वो एक्चुअली एक्चुअली कुछ खास तरह के मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। हर तरह के मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए हैमेट इक्वेशन यूज नहीं किया। तो हैमेट इक्वेशन भी आपको बताऊंगा। इसको हैमेट रिलेशनशिप बोलते हैं, हैमेट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। और हैमंड पास्टुलेट आपको यहाँ पर होगा। इसमें हैमंड पास्टुलेट में काइनेटिकली कंट्रोल्ड और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होता है, दोनों चीजें बताऊंगा। और एक चीज थोड़ा सा मैं आपको और बताऊंगा, मेरा मेरा मन है कि मैं आपको बता दूं, और वो है हमारा बेल्वियस का साइक्लाइजेशन रूल। कब 5 नंबर रिंग बनती है, कब 6 बनती है, यह बेल्वियस रूल है ना। वैसे मैं इसको बहुत ब्रीफ पढ़ाऊंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैमिल्टन इक्वेशन ये बहुत पूछा जाता है, और हैमिल्टन पास्टुलेट भी पूछा जाता है, बट इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। इसके अलावा लेबलिंग एक्सपेरिमेंट है, आइसोटोपिक लेबलिंग एक्सपेरिमेंट है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। तो मेरी बात क्लियर हो गई आपको? आज आज पहली क्लास है। मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अब आप सिस्टमेटिकली कंटिन्यूअसली लाइव क्लास को सिंसियरली पढ़ेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप गेट के पेपर को अच्छे से निकालना चाहते हैं तो सिंसियरली मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़िए। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी चलो बाद में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है। किसी को लगता है कि मैं भाई किसी और समय पढ़ूं, किसी कोई कहता सुबह सर क्लास लगा दीजिए, कोई कहता दोपहर में लगा दीजिए। नहीं, एक फिक्स टाइम रहेगा क्लास। 6 बजे हो सकता है, 6:30 बजे हो सकता है, लेकिन बहुत बाद में भी नहीं होगा, बहुत पहले भी नहीं होगा। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, ना तो बहुत पहले होगा ना बहुत बाद में होगा। ऐसे रहेगा मीडियम में, जैसा मैंने आपको बताया। पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, बिकॉज क्लास इज ऑफ, क्लास ओवर हो गया। ठीक, तो आई विल जस्ट टर्न ऑफ द रिकॉर्डिंग। ओके।